30 सालों से बंद उस घर का दरवाजा मामू ने खोला। वह हमें दूसरी मंजिल पर ले आए और मुझे वीरान घर को देखकर बेतहाशा गुस्सा आया। क्या मैं और अम्मा इतने गए गुजरे हैं कि हम उस उजड़े और बासीदा घर में रहे? मैं शदीद तैस भरी नजरों से मामू को देख रही थी। अम्मा मेरी नजरों से खौफजदा थी, कहीं मैं कुछ बोल ना दूं। थोड़ा सा सामान हमने अपने कमरे में रखा। मामू हम दोनों माँ बेटी को छोड़कर जा चुके थे। अम्मा सर थामे बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से के बाद बार बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मामू ने बता दिया था कि इस घर का मालिक मकान एक दूसरे शहर में रहता है, कभी कभी आता जाता है तो नीचे वाली मंजिल में 1-2 रात गुजारकर वापस शहर जाता है। यानी इस खौफनाक बिल्डिंग में अब हम दोनों औरतें अकेले रहेंगी। अम्मा तो बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैं उस गंदगी में नहीं रह सकती थी, इसलिए जल्दी जल्दी घर की सफाई करनी शुरू कर दी। फिर 1-2 घंटे कोशिशों के बाद कमरा रहने के काबिल हो गया। एक चटाई बिछाकर मैंने उस पर तकिए रखे और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि पेट में भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया था। जवान जहान थी, लेकिन अम्मा तो बूढ़ी थी। इस उम्र में वह भला कैसे भूख बर्दाश्त करती। तभी मैं अम्मा के पर्स से पैसे निकाले चादरें ओढ़ कर कहने लगी, अम्मा मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। अम्मा हैरत से कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई? रात के 11 बज रहे हैं, कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। लेकिन मैंने कहा, अम्मा पूरी रात कैसे गुजरेगी? मेरी तो खैर है, लेकिन आप तो गोलियां खाती है, ऐसी सूरत में खाना जरूरी है। मैंने अम्मा की एक ना सुनी और चादर ओढ़ कर बाहर आ गई। अजनबी गली, अजनबी घर, मोहल्ला, पड़ोस, सारे लोग अजनबी थे। मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अकेले ही किसी खुली हुई दुकान की तलाश में निकल पड़ी। अभी गली का मोड़ मुड़ने ही वाली थी जब किसी ने आवाज देकर मुझे रोका। मैं पलटी और खौफ से बुत बन गई। ऐसा मंजर मेरी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे वह करीब आ गया। उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश और हवास गुम हो गए। मेरा नाम सदफ है। मैं यतीम और गरीब लड़की थी। मेरा बाप ही मेरे जीने का सहारा था, लेकिन उसने बुढ़ापे का ख्याल ना करते हुए मेरी माँ को तलाक देकर एक दूसरी औरत से शादी कर ली। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी। मेरे अब्बा सऊदी अरब में नौकरी करते थे। वहां पर उन्हें कोई औरत पसंद आ गई, फिर उन्होंने चुपके से शादी कर ली। अब वह कई सालों बाद घर आते थे। ऐसे में खर्चा भिजवाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह किसी अमीर औरत से सऊदी अरब में शादी कर चुके थे। अम्मा बेचारी सारी जिंदगी कंगाल रही, क्योंकि अब्बा ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि वह आम से शक्लो सूरत की एक सांवली रंगत की मालिक औरत थी, जबकि अब्बा खूबसूरती की दौलत से माला माल थे। और खूबसूरत आंखें सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनका पूरा खानदान ही खूबसूरती की दौलत से माला माल था। ऐसे में मेरी दादी ने अम्मा को इसलिए पसंद किया था ताकि अब्बा का दिल उनकी तरफ मायल ना हो और वो हमेशा माँ बहनों के बने रहे। लेकिन उनका क्या गया, यह फैसला उनके खुद के लिए ही दुरुस्त साबित ना हुआ। अब्बा ने सऊदी में दूसरी शादी कर ली, वह भी किसी खूबसूरत लड़की से। अब जैसे ही अब्बा ने उन्हें तलाक नामा भिजवाया, अम्मा के ऊपर कयामत टूट पड़ी। जवान बेटी के होते हुए उन्होंने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। फिर मेरी दादी ने मुझे अपने पास रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। जिस वक्त माँ को उन्होंने घर से निकाला, उनके साथ मैं भी मामू के घर आ गई। न जाने ये मेरी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती कि मैं अम्मा जैसी नहीं बल्कि अब्बा जैसी दिखती थी। खूबसूरती की दौलत से माला माल, अब्बा की तरह मेरी आंखें भी सुनहरी थी। हम दोनों माँ बेटी मामू के घर आ गए हालात से मजबूर होकर, लेकिन उन्होंने भी हमें दिल से कबूल ना किया। मामू एक दिन अम्मा से कहने लगे, मेरे घर में जवान बेटा है, ऐसे में उसकी माँ का दिल बुरा होता है। वह यह सोचती है कि कल को मैं सदफ को अपनी बहू ना बना लूं, इसलिए तुम दोनों मिलकर एक किराया के घर में रह लो, मैं किराया अदा कर दूंगा। वह बड़ा एहसान जता रहे थे। अम्मा की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी ना कहा। मैं इस बात से आग बबूला हो गई।
वह 4 दिन भी अपनी बहन को बर्दाश्त न कर सके। फिर जो घर उन्होंने किराए पे लिया उसे देखकर मैं तो गुस्से से पागल हो गई। इस कदर खराब और उजड़ा हुआ था। फिर एक औरत जो पड़ोस में रहती थी अम्मा से आकर कहने लगी, इसमें तो रात को अजीबो गरीबे आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसा लगता है किसी दूसरी मखलूक का बसेरा है। अम्मा यह सुनकर खौफजदा हो गई, लेकिन मुझे ऐसी चीजों से डर नहीं लगता था। मैं उस औरत से कहने लगी, खाला जान, अगर वह चीज हमारे सामने आई तो मैं उसका हश्र बिगाड़ दूंगी। उसने मेरे मुंह से यह बात सुनी तो मुंह पर हाथ रख लिया। फिर अम्मा से कहने लगी, अपनी बेटी को संभाल के रखो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। जब उस चीज से सामना होगा ना तो दुम दबाकर भागोगी। मुझे उस औरत की बात पर गुस्सा आया था, लेकिन मैं खामोश रही। फिर थोड़ी साफ सुथराई के घर को काफी मुनासिब हालत में लाया। ज्यादा सामान हम लोगों के पास नहीं था, इसलिए एक कमरे में ही दोनों माँ बेटी रहने लगे। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। मामू के सामने भी रोज रोज हाथ नहीं फैला सकते थे। अम्मा ने अपनी शादी के कंगन संभाल के रखे हुए थे। उनकी शादी थी कि वो ये कंगन शादी में मुझे देंगी, लेकिन उस वक्त हमें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए दूसरे दिन जाकर अम्मा ने वो कंगन बेच डाले और घर में इसके लिए राशन ले आए और दूसरा छोटा मोटा सामान भी। ज्यादा हैरत मुझे इस बात पर हुई कि मामू ने हमें यह घर किराए पर दिलवा तो दिया था, लेकिन फिर उन्होंने पलटकर हमारी खबर तक ना ली। अम्मा इस बात पर फिक्रमंद रहती कि दोनों माँ बेटी का गुजारा कैसे होगा। तभी मैं अम्मा को समझाते हुए कहने लगी कि फिक्र मत करो, अल्लाह कोई सबब बना देगा, आप ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन दूसरे दिन मैं हैरान रह गई जब रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़े नौजवान को देखकर मैं हैरान रह गई। वह कहने लगा, यह घर खाली करवाना चाहता हूँ। लेकिन आप है कौन? मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और मैं कहने लगा, मैं इस घर का मकान मालिक हूँ। मुझसे पूछे बगैर यह घर किराए पर दे दिया गया है, इसलिए कल सुबह तक आप इस घर को खाली कर। मैंने गुस्से में उस मकान मालिक को जवाब दिया कि हम हरगिज इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। यह घर मेरे मामू को आपकी इजाजत से हमें दिया है। अब हम दोनों माँ बेटी कहाँ घर ढूंढते फिरेंगे, कहाँ जलील खाड़ होंगे। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ, कोई दूसरी मकान का बंदोबस्त कर ले, लेकिन घर में शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह शहर से वापस लौट आया है। लेकिन अगर उसने हमें वह मकान नहीं दिया तो फिर कौन था जिसने यह घर मामू को किराए के लिए दे रखा था। लेकिन इस बात का इंकशाफ भी दूसरे दिन पड़ोस में रहने वाली औरत ने अम्मा के सामने कर दिया। वह कहने लगी, अरे इस मकान को बेचकर इसका मालिक तो खुद दूसरे मुल्क चला गया है, लेकिन जिसको मकान बेचा है वह न जाने कौन है। उसे तो हमने बहन आज तक नहीं देखा। तुम्हारे भाई ने न जाने किसे किराया दिया है इस घर का। अम्मा को मैंने पूरी बात बता दी, किस तरह मकान मालिक घर खाली करने को कह रहा था। अम्मा कहने लगी, उससे बात करूंगी, बताऊंगी कि किस तरह जिंदगी ने हम दोनों को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर सिवाय मरने के और कोई रास्ता नहीं। अम्मा हद से ज्यादा मायूसी की बात करने लगी। अम्मा इन्हीं बातों से डर जाती थी। दिल में ख्याल आता कि अब्बा को कभी भी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने तो अम्मा को जीते जी मार डाला था। फिर दिन में रात को कोई किताब मैं जब पढ़ रही थी, अम्मा गहरी नींद सो चुकी थी, जब मुझे आधी रात को नीचे घर से अजीब से गिरगिराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा हथौड़ा मार रहा हो। वह भी जमीन में। इस खौफनाक आवाज को सुनकर मैं खुद को नीचे जाने से रोक ना पाई। तभी ऊपर मैंने खिड़की से झांक कर देखा, एक कमरे की लाइट रोशन थी, जबकि पूरा घर अंधेरा में डूबा हुआ था। उसी कमरे में न जाने मकान मालिक क्या कर रहा था। मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि यह कौन सा तरीका है रात को इतना शोर किया जाए। मुझे एकदम शरारत सोची, मैं 2-3 पत्थर उठाकर नीचे जमीन पर फेंके ताकि उसे एहसास हो कि रात को लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। मेरे पत्थर फेंकने के बाद ही अचानक ही आवाज आना बंद हो गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि इस घर में उसके अलावा भी और कोई है। सुबह नीचे वाली मंजिल पर ताला लगा होता, जबकि रात को यहाँ से अजीबो गरीबे आवाजें आती रहती। उस दिन के बाद से मेरा और उसका सामना नहीं हुआ था, जो मुझे घर खाली करने का कह रहा था।
لیکن میں اماں کو کہنے لگی کہ گھر چلانے کے لیے ہم دونوں میں سے کسی کا باہر نکلنا ضروری ہے، کب تک ماموں کے آسرے پر ہم خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے؟ انہوں نے تو اماں سے پلٹ کر بھی نہیں پوچھا تھا۔ اماں اداسی سے کہنے لگی، ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، تجھے دنیا داری کی سمجھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہی کام دیکھتی ہوں، شاید کسی فیکٹری کوٹھے بنگلے میں کہیں کوئی کام مل جائے۔ لیکن میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اس عمر میں بیماری کے ساتھ آپ کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے میں کسی اسکول وغیرہ میں پڑھا لوں گی تاکہ ہمارا گھر چل سکے، اور پھر اماں کرایہ بھی تو دینا ہوگا۔ یا سوچے کہ کرایہ دینا کتنا مشکل ہے، ہم ماں بیٹی اس تنخواہ سے پیٹ بھر پائیں گے یا نہیں، پھر گھر کا کرایہ کیسے دیں گے، ہم دونوں کو پریشان کر رہی تھی، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ مکان مالک بہت اکھرو ہے، ایک دن بھی کرایہ لیٹ ہوگا تو یہ جان کو آ جائے گا۔ یہی سوچ کر دوسرے دن نے اپنے سرٹیفکیٹ اٹھائے اور کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ چادر سے اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے چلتے پھرتے ہر ایک مرد کی نظر میرے وجود پر ہی ہے۔ پہلے کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک اسکول تھا، میں نے سوچا چلو وہیں چل کر نوکری کا پتہ کرتی ہوں۔ یہی سوچ کر وہاں قدم رکھے، لیکن وہاں بیٹھا موٹا پرنسپل بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حرکت ٹھیک نہیں لگی۔ کام تو اس نے دے دیا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل نے آمدہ نہ ہوا کہ میں یہاں کام کروں، اس لیے میں خاموشی سے اٹھ کر آ گئی۔ دل میں خیال آیا کسی فیکٹری وغیرہ میں جا کر کوشش کرتی ہوں، لیکن جانتی تھی کہ فیکٹری میں مرد ہی مرد ہوں گے، ایسی حالت میں شاید وہاں بھی کام نہ کر پاؤں۔ اسی دوپہر میں گھر واپس آ رہی تھی جب پیچھے پیچھے میں نے کسی کو آتے یہ محسوس کیا۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا، چادر سے چہرہ چھپائے وہ مکان مالک میرے پیچھے چلا آ رہا تھا جیسے کہ میرا چوکیدار ہو۔ میں تیزی سے چلنے لگی، لیکن اس نے بھی اپنے قدم تیز کر دیے۔ پھر جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو وہ کہنے لگا، اگر آپ کو کام کی ضرورت ہے تو میں گھر بیٹھے بٹھائے آپ کو کام لا کر دے سکتا ہوں، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ تو مجھے بڑا خڑوس سا لگتا تھا، لیکن آج اس نے ہمارے گھر کی بات کیسے جان لی؟ میں جلدی سے کہنے لگی، جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اگر کوئی آسان کام مل جائے تو ہم گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی آپ کو کام لا دوں گا جو آپ کو گھر میں ہی بیٹھ کر کرنا ہوگی، پھر میں خود ہی وہاں دے کر آیا کروں گا۔ دوسرے دن اس نے مجھے کپڑے لا کر دیے جو سلائی کرنے تھے۔ میں حیران رہ گئی، کپڑے بہت خوبصورت اور قیمتی لگ رہے تھے، لگ رہا تھا کہ اس کی جان پہچان بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہے۔ وہ سارے لباس لیے اور اندر آ گئی اور اماں سے کہنے لگی، اماں اس مکان مالک نے یہ کپڑے دیے ہیں سلائی کرنے کے لیے، اماں اچھا خاصا معاوضہ مل جائے گا۔ اماں کی پرانی مشین کام آ گئی جو دادی کے گھر سے نکلتے وقت تھوڑے بہت سامان کے ساتھ ہم لے آئے تھے۔ اماں کہنے لگی، میں تجھے کٹنگ کر کے دیتی ہوں اور تو سلائی کر لینا۔ میں سلائی میں ماہر تھی کیونکہ ہم نے کپڑے کبھی بھی درزی سے نہیں سلوائے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ میں پیسے ہی نہیں ہوتے تھے تو ہم باہر سے کپڑے کیا سلواتے۔ اس طرح سے میں نے گھر میں ہی سلائی بھی سیکھ لی تھی۔ لیکن جب اماں کپڑے کٹنگ کرنے لگی تو میں حیران رہ گئی۔ لمبے لمبے کپڑے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی اونچے لمبے قد والی عورتیں کے ہوں، لیکن اماں ان پر موجود کڑھائی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر عجیب سے لہجے میں کہنے لگی، ایسا لگتا ہے یہ کڑھائی سونے اور چاندی کے تاروں سے کی گئی ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے کمرے کا بلب بند کیا تو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اماں کی بات بہت سچ تھی، وہ سارے کپڑے اندھیرے میں ایسے جھلملا رہے تھے جیسے ستارے چمک رہے ہو۔ پھر 2-3 دن کی محنت کے بعد ہم نے سارے کپڑے سلائی کر کے دے دیے۔ میں انتظار میں تھی کہ کب مالک مکان ان کپڑوں کو لے کر جائے اور ہمیں پیسے ملے، کیونکہ پیسوں کی ہم دونوں ماں بیٹی کو بہت ضرورت تھی۔ پھر تیسرے دن دروازے پر دستک ہوئی، اس مکان مالک نے کپڑے لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ بہت خوبصورت تھا، نظریں نیچے کیے وہ مجھ سے سارے کپڑے لے رہا تھا، پھر کہنے لگا، کل آپ کو سلائی کے پیسے دے دوں گا، آج میں یہ کپڑے لے جا کر دے دیتا ہوں۔ میں نے شکریہ کہہ کر دروازہ بند کیا۔ اماں کہنے لگی، پیسے آئیں گے تو تھوڑا سا سامان ڈلوا دیں گے، باقی جمع کر لینا۔
आखिर कोई इस मकान का किराया भी तो देना है। हम दोनों माँ बेटी का गुजर बसर होने लगा। कपड़े सिलाई करके दे देते तो वो मालिक मकान हमें पैसे दे देता। यूं ना जाने कहाँ कहाँ कपड़े पहुंचाता। आज तक हम दोनों माँ बेटी को खबर तक ना हुई वह कहाँ से कपड़े लाता है और किसे देता है। खुद अम्मा खुश होते हुए कहने लगी, चलो इन पैसों से तेरा जहेज जमा कर लेती हूँ। बस अपनी जिंदगी में तुझे रुखसत करना चाहती हूँ। अम्मा के मेरे हवाले से बड़े बड़े ख्वाब थे। मैं दिल ही दिल में मायूसी से सोचने लगी कि यह इतना आसान नहीं है मुझे रुखसत करना। मैंने सोचा, अम्मा तेरी इस गरीब बेटे के लिए रिश्ता आना बहुत मुश्किल है। पहले तो वह यह देखेगा कि इन दोनों माँ बेटी का कोई सहारा है या नहीं। घर भी किराए का है और घर में कोई सामान भी नहीं है। ऐसे में बेटी को जहेज कहाँ से देंगे। हालांकि मेरा सगा बाप तो सऊदीया में बैठकर ऐश कर रहा है, लेकिन काश उसे मेरा थोड़ा ख्याल होता तो आज उसकी बेटी सिलाइयां ना कर रही होती। कई मायूस सोचें मेरे जहन पर हावी थी, लेकिन उस रात मुझे बहुत खूबसूरत गाने की आवाज आई, जैसे कोई गमगीन लहजे में गुनगुना रहा हो। मुझे ये आवाज बहुत दिलकश लगी। शायद यह वही मालिक मकान था जो नीचे वाली मंजिल पर मौजूद अकेला बैठकर न जाने क्या गुनगुना रहा था। ऐसे लगता था जैसे यह मेरे दिल की दर्द भरी आवाज हो। कभी कभार मैं छत की दीवारों से नीचे झांकने की कोशिश करती। उस गली में तो एक दो घरों के अलावा कोई तीसरा घर भी नहीं था और वह घर भी काफी फासले पर थे और वह ज्यादातर दूसरे के घरों में लोग आना जाना करना पसंद नहीं करते थे। मैं यूं ही बेदिली से खड़ी हुई चांद को देखने लगी। पीछे आवाज आई, आज चांद बहुत खूबसूरत है। इस आवाज को सुनकर मैं एकदम उछल पड़ी। अपने पीछे खड़े मकान मालिक को देखकर मैं बुरी तरह से डर गई। तेज लहजे में कहने लगी कि आप यहाँ कैसे आए। तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं आपको पैसे देने आया था, लेकिन नीचे का दरवाजा खुला पड़ा है, यही बताने के लिए ऊपर आया। देखे रात को दरवाजा बंद करके रखा करे, गलती से दरवाजा खुला रह गया था। फिर उसने कपड़े के पैसे मेरे हाथ पर रखे और खुद नीचे चला गया। फिर एक दिन न जाने वह कहाँ चला गया। नीचे वाली मंजिल पर तो ताला लगा था। मैं 2 दफा गई उस घर को देखने, लेकिन ताला देखकर मायूसी से ऊपर वापस आ गई। अम्मा कहने लगी कि यह मालिक मकान बगैर बताए कहाँ चला गया। मैंने खुद लाइल्मी का इजहार किया, अम्मा मुझे नहीं मालूम। अम्मा कहने लगी, कपड़े तो तैयार है ना, जाने वह कब वापस आएगा। यह कपड़े ले जाएगा तो सिलाई के पैसे आएंगे। लेकिन उस रात अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी कि मकान मालिक होगा, लेकिन 3 नकाबपोश औरतें, उन्होंने काले रंग के लिबास पहन रखे थे, वह हमसे कहने लगी, हम अपने कपड़े लेने आए हैं। मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अंदर आने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, यह लो तुम्हारे सिलाई के पैसे और हमारे कपड़े हमें दे दो। वह जल्दी में लग रही थी। मैं जल्दी से उनके कपड़े ले आई और पैसे उनके हाथ से ले लिए। फिर मैंने झांक कर देखा कि जाती कहाँ है, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई आया ही नहीं था, क्योंकि गली बिल्कुल खाली और वीरान पड़ी थी। हालांकि हमारी गली तो अच्छी खासी लंबी थी, इतनी जल्दी उस गली को पार करना मुमकिन नहीं था। मैं अजीब परेशान चेहरा लिए ऊपर आई। अम्मा 2-3 दफा आवाजें लगाकर पूछ रही थी कि कौन है, लेकिन मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली। फिर पैसे को गिनने लगी। वैसे तो सिलाई के बहुत ज्यादा थे। फिर दिल में ख्याल आया कि जब मकान मालिक आएगा तो उससे पूछूंगी आखिर यह कपड़े ले जाने वाली औरतें कौन थी जो अपने कपड़े लेने आई थी। फिर अगली रात मुझे हलचल सी महसूस हुई। यूं लगा जैसे नीचे मालिक मकान वापस आ गया हो। तभी उससे पूछने के लिए उसके घर चली आई। फिर मैंने देखा नीचे वाला घर पूरे अंधेरा में डूबा हुआ था, जबकि सिर्फ एक ही कमरे की लाइट जल रही थी। यकीनन वो उसी कमरे में मौजूद होगा। जैसे ही मैंने उसे आवाज लगाई तो अचानक उस कमरे से वह बाहर निकला, लेकिन उसका हुलिया देखकर मुझे डर लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ना जाने कोई अजीबो गरीब काम कर रहा हो। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर वह कहने लगा, डरो मत, मैं अभी अभी एक बहुत दूर की जगह से लौटा हूँ, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है। मैं उसे बड़ी मुश्किल से कहने लगी कि कल जो औरतें मुझसे कपड़े लेने आई थी कहाँ रहती हैं। उनके हुलिये बहुत अजीब से थे, उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। तो वह कहने लगा, तो वह यहाँ भी पहुंच गई। ओहो, यह तो बहुत गलत हुआ, लेकिन वह है कौन?
मैं उससे पूछना चाह रही थी वह कौन है। वह कहने लगा, मैं उन्हें मना कर दूंगा दोबारा यहाँ ना आए। इससे पहले किसी को शक हो मैं खुद ही उनका यहाँ आना बंद कर दूंगा। हैरान थी कि वह ऐसा क्यों कह रहा था, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं ऊपर चली गई, लेकिन कपड़े आना बंद हो गए थे। इसी वजह से मैं बड़ी परेशान रहने लगी थी। एक दिन मोहल्ले में रहने वाली एक औरत चली आई। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वह आकर कहने लगी, बहन तुम दोनों माँ बेटी गुजारा कैसे करती हो? तुम्हारी तो कोई आमदनी का जरिया भी नहीं है। तो अम्मा कहने लगी, नहीं, यह मकान मालिक बहुत अच्छा है, इसी की वजह से तो हमारा घर चल रहा है, क्योंकि वह हमें कपड़े सिलाई करने के लिए लाकर देता है। तो वो औरत कहने लगी कि कौन मकान मालिक? इस मकान का मालिक तो किसी दूसरे मुल्क में रहता है। तो मैं कहने लगी, खाला अम्मा नीचे रहने वाले इस मालिक मकान की बात कर रही है। वह कहने लगी, अरे नीचे तो कोई भी नहीं रहता, नीची मंजिल तो खाली पड़ी है, तुम किसकी बात कर रही हो? अब मुझे उस औरत की दिमागी हालत पर शक होने लगा। फिर वह दोबारा मेरी अम्मी से कहने लगी, इस जगह घर बनाया गया था ना, वहां पहले से एक पुराना घर था जिसमें एक दरख्त भी था। अब उस घर को तोड़कर जब यह नया घर बनाने लगे तो पूरे मोहल्ले में एक हंगामा मच गया, क्योंकि कहते हैं कि उस दरख्त पर एक जिन्नात का बसेरा था। यूं जब इस घर को बनाने लगे तो उस दरख्त में से अजीबो गरीबे से आवाज आती थी। ऐसे में मोहल्लों पर उसके आदमियों ने मकान मालिक को मना किया कि यह घर ना बनाओ, तुम्हें रास नहीं आएगा। लेकिन भला किसी को मानने वाला कहाँ था। उसने जिद में आकर 2 मंजिला मकान बना डाला और फिर अपने पूरे खानदान को लेकर इसमें शिफ्ट हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से बड़े बूढ़े मना करे वह नहीं करनी चाहिए, इसलिए वह इस घर में रहने तो लग गया, लेकिन फिर बड़ा पछताया। 1-2 महीने के अंदर इस घर को खाली कर दिया। अब न जाने वह उसके साथ क्या बीती, यही तो वही बता सकता है। लेकिन तब से यह घर भी खाली पड़ा है और आज मैं यह देखकर हैरान हूँ कि तुम दोनों अकेली माँ बेटी इस घर में पड़ी हो और तुम्हें जरा भी कुछ ऐसा वैसा महसूस नहीं होता। कभी कुछ लगा हो, कोई ऊपरी चीज या किसी मखलूक का असर नजर नहीं आया? वह कुछ सुनना चाह रही थी लेकिन मैंने देखा कि अम्मा के चेहरे पे खौफ के तासुर थे, जबकि मुझे उस औरत पर बड़ा गुस्सा आया जो बिला वजह ही हमें डरा रही थी। हालांकि हमें तो इस मकान में रहते हुए 3-4 महीने हो गए थे और वह मकान मालिक तो हमसे किराया भी नहीं ले रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था, दिल तो चाह रहा था कि उस औरत को कहूं कि यहाँ से चली जाए, लेकिन फिर मैं जब्त करके बैठी रही। उसके अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मकान मालिक तो नीचे मौजूद है, क्यों न मैं उनसे पूछ कर आऊं कि आखिर हकीकत क्या है। यह सोचकर मैं अम्मा की तरफ देखा जो दवाई के जेर असर सो रही थी। फिर मैं दबे पांव नीचे चली आई। वह मकान मालिक जाग रहा था, क्योंकि एक कमरा हस्बे मामूल रोशन था, बाकी दूसरे तमाम कमरे में घप अंधेरा छाया हुआ था। वह मुझे देखकर फौरन ही खड़ा हुआ। मैंने देखा, मुझे देखकर उसके चेहरे पे खुशी के तासुर आए थे। फिर मैंने उसे यह सारी कहानी सुनाई और खौफजदा लहजे में कहने लगी, क्या सच में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? मैंने देखा कि उसके चेहरे के तासुर अजीब से हो गए। फिर वह गौर से देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें ऐसी चीजों से डर लगता है? अगर वह तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा रद्दे अमल क्या होगा? मैं लापरवाही से कहने लगी, मुझे उनसे कोई खौफ महसूस नहीं होता, लेकिन अम्मा का दिल बहुत घबरा रहा है। वह कहती है, मामू के घर चलते हैं। यह घर छोड़कर तो वो मकान मालिक मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता तो अभी तक तुम्हारे सामने आ जाता, इसलिए अपने दिल में कोई भी वहम लाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर मैं मुतमईन हो गई, फिर ऊपर वापस चली आई। लेकिन मैं उसे कैसे बताती कि हमें काम की जरूरत है। अब जब तक वह हमें कपड़े सिलवाने के लिए दे रहा था तब तक तो हम बेफिक्र थे, लेकिन अब सिलाई के कपड़े आना बंद हो गए थे। न जाने ऐसा क्यों हुआ था। फिर दूसरे दिन मैं काम की तलाश में खुद ही बाहर निकली और उस औरत को घर में आ पहुंची, क्योंकि उस औरत ने हमें बताया था कि उसकी एक बेटी स्कूल में पढ़ाती है। और फिर मैंने उसे नौकरी की बात की तो वह कहने लगी, कल मेरे साथ मेरे स्कूल चलना, वहाँ का प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी नौकरी पर रख लेगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। फिर रात को मैं जब कमरे में सो रही थी तब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर देखा, दरवाजा खोला, वह मकान मालिक दरवाजे पर मौजूद था।
मुझे कहने लगा मैं चंद दिन के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मेरी वापसी हो जाएगी। वह थोड़े से पैसे देने आया था, इससे आप लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कोई काम का बंदोबस्त होगा मैं जरूर बता दूंगा। मैंने उससे यह नहीं बताया कि मैं स्कूल में बात करने जाऊंगी। मैं उससे पैसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी क्योंकि मेरी अम्मा बहुत बीमार रहने लगी थी। उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी और मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना थी। भले ही खाने के पैसे ना होते, लेकिन अम्मा की दवाइयाँ तो जरूरी थी। मैंने शुक्रिया करते हुए उनसे पैसे लिए थे। फिर दूसरे दिन उस लड़की के साथ स्कूल गई जहां पर मुझे बच्चों के स्कूल में नौकरी मिल गई थी। मैं खुश थी। मेरी तनख्वाह तो मामूली थी, लेकिन यह था कि गुजर हो जाता था। फिर वापसी में आते ही अम्मा की दवाई लेकर आ गई। यूं मैं स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन नीचे वाला घर मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं सोचती थी कि न जाने वह कब वापस आएगा। लाशौरी तौर पर उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन एक दिन दोपहर के वक्त जब मैं स्कूल से पढ़ाकर लौटी तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो पैंट शर्ट में चेहरे पे ग्लासेस लगाए एक लड़का दरवाजे पे खड़ा था। उसकी उम्र 29 साल थी। मैं हैरान थी, यह अजनबी कौन है? लेकिन वह उल्टा मुझसे सवाल करने लगा। कहने लगा, आप कौन है? मैं उल्टा उससे पूछने लगी कि आप कौन है? आपको जो भी मालूमात चाहिए आप मकान मालिक से ले ले, अभी वो यहाँ पे नहीं है। मैंने चेहरा ढांप लिया क्योंकि वह गौर से मुझे देखे जा रहा था। उसकी बात ने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी जब वह कहने लगा कि मैं इस मकान का मालिक हूँ। 10 साल पहले हम यह घर खाली करके चले गए थे और आज मेरा दूसरे मुल्क से वापस आना हुआ है, तो उसमें अपने घर की थोड़ी देखभाल करने चला आया हूँ। अब मुझे उसकी दिमागी हालत पर शुबहा उड़ा था, लेकिन वह एक पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था। उससे झूठ बोलने की मुझे तवक्को नहीं थी। मैं कहने लगी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मकान मालिक नीचे एक अरसे से रिहाइश पजीर है। अभी चंद दिन पहले वह कहीं गया है। मेरी बात सुनकर उसने कहने लगा, नीचे तो ताला पड़ा है और उसकी चाबी मेरे पास है। उसने फिर से मेरे सामने ताले में चाबी लगाई और दरवाजा खुल गया। जब मैं बुत की तरह वहां खड़ी रही और पागलों की तरह मैं उसके पीछे अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर की हालत ने मुझ पर कयामत ढा दी, क्योंकि अंदर देखकर ऐसा लगता था जैसे 102 सालों से यहाँ कोई ना आया। बड़े बड़े जाले व मट्टी से ढटा हुआ घर था। इससे पहले तो उसकी हालत बड़ी अच्छी थी। यह मेरी आंखें कैसा मंजर देख रही थी। फिर जैसे ही वह पीछे की तरफ पलटा, बुत की तरह खड़ा हुआ देखकर वह कहने लगा कि जिसने भी आपको यह घर किराए पे दिया है, मुझे कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि अगर कोई खाली घर है तो उसमें कोई रिहाइश पजीर हो तो किसी को भला हो जाता है। मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। मैं पागलों की तरफ ऊपर भागी। पीछे वो मुझे आवाजें देता रह गया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। अम्मा ने मेरा खौफ ज़दा चेहरा देख लिया तो कहने लगी, क्या हुआ? तुम्हें क्या कोई भूत देख लिया है? मैंने कांपते लहजे में कहने लगी, हाँ माँ, वह भूत ही था। वह इतने दिनों से हमारे साथ रह रहा था। अम्मा कहने लगी, क्या हो गया तुझे? दिमाग तो ठीक है तेरा? फिर मैंने अम्मा से शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी। अम्मा, मकान मालिक वो है और जो मालिक मकान बनकर हमें धोखा दे रहा था वह कोई और है। अम्मा कहने लगी, यह क्या पहेलियां बुझवा रही हो? तभी अम्मा को खड़ा किया और कहने लगी, अम्मा अभी और इसी वक्त मुझे मामू के पास चलना है। अम्मा कहने लगी, इस वक्त तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, कल चलेंगे। कल तक सबर करके रख। लेकिन उसी शाम को मामू आ गए। जैसे ही वह आकर बैठे मैं कहने लगी, मामू आपने यह घर किसके जरिए हमें दिलवाया है? मेरी बात सुनकर मामू ने सर झुका लिया, फिर कहने लगे, हाँ बेटा, मुझे मालूम हुआ है इस मकान का मालिक वापस लौट आया है, तभी तो मैं तुम्हें देखने आया था। दरअसल इसका मालिक मकान तो दूसरे मुल्क में रहता है। जिससे उसके पास चाबी थी वह मेरा अच्छा दोस्त था। उसी से मैंने कहा कि अगर कोई घर किराए का हो तो मुझे बता देना, इसलिए मैंने तुम्हें किराए का यह घर लेकर दिया है। दरअसल मालिक मकान को इस बात का पता नहीं था। से मकान मालिक बनकर नीचे वाली मंजिल पर कोई गैर आदमी रह रहा था। वह कौन था तुमने बताया भी नहीं। यह बात सुनकर मामू हैरत से कहने लगे, नीचे वाली मंजिल तो खाली पड़ी है, उसे तो आज मकान मालिक ने खोला है, उसकी चाबी तो किसी के पास भी नहीं थी। जब हम दोनों माँ बेटी की हालत बहुत बुरी हो रही थी, ऐसे पूरी कहानी मुझे समझ में आ गई हो।
वह मालिक मकान जो इतने अरसे से हमें धोखा दे रहा था, जो हमारी मदद कर रहा था, हम माँ बेटी को अकेला समझकर हमें काम दिलवा रहा था, वह इंसान नहीं था बल्कि कोई और था। असल मालिक मकान के आने के बाद वह यह घर छोड़कर क्यों भाग गया? वह यहाँ कहाँ गया? मेरी नजरें उसे हर जगह तलाश करने लगी। मैं बिल्कुल खामोश थी। कहने लगे कि बस चंद दिन और सब्र कर लो, इसके बाद मैं अपने ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बनवा रहा हूँ, वहां तुम दोनों को रखूंगा। लेकिन अम्मा मायूसी से कहने लगी कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, बस सोचती हूँ कि किसी तरह सदफ की शादी हो जाए, फिर मेरे दिल में सुकून आ जाए। दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि क्या हम एक दूसरी मखलूक के साथ रह रहे थे। बहुत से सवालों के जवाब थे जो मैं जानना चाहती थी, लेकिन इन सवालों का जवाब मिलना इतना आसान नहीं था। फिर दूसरे दिन मैं जॉब पर स्कूल जाने लगी। मैंने देखा कि असल मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा था। वह बड़े गौर से मुझे देख रहा था, लेकिन मैं सर झुकाकर उसके सामने से गुजर गई। हर रात मेरी आंखें किसी का इंतजार करती रही। मैं सोचती कि एक बार वो मेरे सामने आए, मैं उससे पूछूं आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वह इस घर में नहीं रहता तो उसने हम दोनों माँ बेटी को धोखा क्यों दिया। यह कहकर वह मालिक मकान है, न जाने कब तक हमारे साथ यह खेल खेलता रहता। अगर असल मकान मालिक उस वक्त ना लौटता। फिर एक रात अम्मा की तबीयत खराब थी तो मैंने उनको कहवा बना कर दिया, फिर दवाई दी जिसे पीकर का सो गई, लेकिन मैं जाग रही थी। अब मेरी हर रात उदास गुजरती थी, यह सोचकर कि हर इंसान हम पर तरस खाता है, हमारी जिंदगी कितनी बेरहम है। आज मैं देर बखरी उधर उधर देख रही थी। चांद भी कितना रोशन था, लेकिन बहुत उदास लग रहा था, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैंने पलट कर देखा और मैं मुत बन गई। वह बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था, वही मालिक मकान जो इस घर का असल मालिक तो नहीं था, लेकिन हम दोनों माँ बेटी को धोखा दे रहा था। एक लख्त मैंने उसके चेहरे पे बहुत से मंजर महसूस कर लिए थे। मैंने देखा उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने जैसे मेरी आंखों के सवाल पढ़ लिए थे। फिर वह कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं बेबस हो गया था। दरअसल मैं एक जिन्नजात हूँ, पिछले 10 सालों से इसी घर में रह रहा हूँ। एक छोटी सी खता पर मुझे मेरे कबीले ने निकाल दिया, फिर हमेशा के लिए मैंने इस घर को अपना मस्कर बना दिया। वैसे मैं यहाँ किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन जब तुम अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आई, तुम्हारी सुनहरी आंखों को देखकर मैं तुम पर आशिक हो गया। दिल चाहता था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में अपने पास कैद कर लूं, लेकिन तभी मेरे जहन में ख्याल आया और मैं मकान मालिक बन गया। वैसे तो तुम्हें कभी भी यकीन ना आता, इसलिए मैंने झूठ बोलने का ढोंग किया। तुम्हारी मदद के बहाने, कभी कोई चीज देने के बहाने मैं तुम्हारे सामने आता रहता। तुम बहुत खूबसूरत थी, बहुत मासूम थी, तुम्हारी जिंदगी में बहुत से दुख थे, लेकिन तुम उन दुखों के चेहरे पे जाहिर नहीं करती थी। मुझे तुम्हारी आदत होती चली गई। मैं चाहता था कि तुम दोनों माँ बेटी यहीं पर रुक जाओ, इसीलिए अपने कबीले के सरदार से माफी मांगी। उसने मुझे कबूल तो कर लिया था, लेकिन मैंने तुम दोनों माँ बेटी के लिए कोई काम ढूंढने की मिन्नतें की। मुझे ऐसा कोई काम दो जिससे मैं उनसे करवा सकूं कि मैं उनके कपड़े लाकर तुमसे सिलवाता। वह कपड़े बहुत कीमती और खूबसूरत होते, क्योंकि वह सरदार की बीवियों के कपड़े थे। उन्हें भी तुम्हारे हाथ के कपड़े बहुत पसंद आए, लेकिन एक दिन वह इसरार करने लगी कि हम उन दोनों माँ बेटी से मिलना है जो हमारे कपड़े सिलाई करती है, लेकिन मैं उन्हें यह हरगिज नहीं आने देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आए, इसलिए मैं उन्हें मना करता रहा। लेकिन एक दिन जब मुझे पता चला कि मेरा राज तुम्हारे सामने आने वाला है, तो मैं पूरी तरह घबरा गया। इससे पहले कि तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझसे नफरत करने लगती, मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला गया और फिर असल मालिक मकान यहाँ लौट आया। अब वह यहाँ रहता है, लेकिन मैं तो एक जिनजात था, एक ऐसा जिनजात तो पिछले कई सालों से इस घर में अपना मरकज बनाए बैठा था, लेकिन सिर्फ एक लड़की को देखकर उसका आशिक बन गया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, यह जानकर कि मेरी सच्चाई जानने के बाद कहीं तो चीख चीख कर सबके मेरी सच्चाई ना बता दो। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम दोनों माँ बेटी को धोखा देता रहा, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो तुमसे माफी का तलबगार हूँ। मैंने उससे माफ कर दिया। मैं उसकी हकीकत बहुत पहले से जान गई थी, लेकिन यह जानकर मुझे भी बहुत सदमा हुआ कि इतने दिनों से हम बेवकूफ बनकर जिंदगी गुजार रहे थे।
जब भी मैं उसे किराया देने की कोशिश करती वह लेने से इनकार कर देता, क्योंकि वह तो असल मालिक मकान था ही नहीं। वह मुझसे इल्तिजा करते हुए कहने लगा, कभी कभार मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। मैंने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी उसके लिए बहुत गुंजाइश थी। सो वो मेरे सामने से गायब हो गया, मुझे एक दुख में छोड़कर। लेकिन उधर अम्मा की तबीयत अचानक दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन पूरी तरह चीखने लगी और अम्मा बेहोश हो गई। पीछे से मकान मालिक भागता हुआ आया और अम्मा को अस्पताल ले गया। उसने मेरी हर तरह से मदद की, लेकिन अम्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। मामू को बताया, वह वापस आए, अम्मा को दफना दिया, लेकिन मैं बिल्कुल अधूरी रह गई। मैं जानती थी कि एक पूरा मुस्तकबिल मेरा इंतजार कर रहा है, जब मामू मुझे अपने साथ ले जाएंगे और मामी जिंदगी भर मुझे सताएगी, फिर मेरी जिंदगी जहन्नम बना देगी। लेकिन यह सब मेरी सोच थी। जब मैं हैरान रह गई कि उस मालिक मकान ने मामू से कहा कि वह मुझसे निकाह करना चाहता है। मामू ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा और निकाह नामे पर दस्तखत करवा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एकदम ही मेरी जिंदगी बदल जाएगी। का जो दूसरे मुल्क में नौकरी करता था बहुत अमीर था और मुझ जैसे गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकता था, लेकिन उसका कहना था कि वह मेरी सुनहरी आंखों पर फिदा हो गया है। फिर सादगी से लाल जोड़े में मामू ने मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया। अब मैं उसी घर में रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उस घर में रहने वाला जिन्सात मुझसे बदला लेगा। पहली बार मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह इस बात पर नाराज होकर मुझसे बदला लेने न आ जाए। मैं बहुत डरी थी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरे सारे गम दूर कर दिए। उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं सब कुछ भूल गई। अम्मा के बाद मेरी जिंदगी में उसकी अहमियत बहुत थी। यूं मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत खुशी खुशी गुजर रही थी। अब मैंने उसी घर में रहने का फैसला किया, उसे साफ सुथरा कर लिया। फिर मेरे शौहर कहने लगा कि यहाँ सिर्फ छुट्टियां गुजारने आया हूँ, उसके बाद हम दोनों दुबई चले जाएंगे जहाँ पर नौकरी करता। लेकिन उस रात शौहर के सो जाने के बाद आधी रात को मेरी आंख खुली जब मैंने एक साये को इधर उधर फिरते देखा। उसे देखकर वह बुरी तरह डर गई, लेकिन उसने मुझे आवाज दी। फिर करीब आकर कहा, शादी मुबारक को। मैंने देखा उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी, आंखों में आंसू थे। फिर वह मुझे दुआ देते हुए कहने लगा, जहां रहो खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। यह कहते ही वे मेरे सामने से गायब हो गया। मैं जानती थी कि वह मुझे दुआ देने आया था, लेकिन जिस जात के लिए मेरे दिल में क्या इज्जत थी शायद मैं उसे बता नहीं सकती। मोहतरम हजरात, आपको मेरी ये कहानी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।